हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सम सॉल्व करने जा रहे हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फुल फ्लेजेड हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, पहले के पार्ट में बता चुका हूं। पहले का जो पार्ट है, शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये 5th क्लास करने जा रहे हैं। जो लोग शुरू से नहीं देखे हैं वो लोग शुरू से देखिए, तो समझ में आता है कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला को शॉर्ट में एक्सप्लेन किए हैं, फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ कितना जगह रखना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बड़ा होता है, 1.5 से 2 पेज लग जाता है। फिर से सारा चीज बताने जाएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए सम्स में आते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। पार्ट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखे थे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में जगह थोड़ा ज्यादा लगता है, पार्ट बी और सी में जगह कम लगता है। तो पार्ट ए जब बनाइएगा, लगभग ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 1 पेज लग जाएगा ऑलमोस्ट पार्ट ए बनाने के टाइम। पार्ट ए में सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम पार्ट बी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद पार्ट सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। किस पार्ट में कितना जगह रखना है ये शुरू का वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो को जरूर देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कहां कितना जगह रखना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं शुरू से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मेट में किसके लिए कितना जगह लगता है। ठीक है, अपना ही स्टडी मटेरियल का एक सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस का पूरा नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस का नोट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9% डिबेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। ट्रेड पेबल का नोट है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर खोलना पड़ता है। टेंजिबल एसेट में फिक्स्ड एसेट का नोट है, गुडविल का नोट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल का नोट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा, नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस फिक्टिशियस एसेट नोट 1, नोट 2 अकाउंट पेबल आउटस्टैंडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। नोट 3 फिक्स्ड एसेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ये सब का लेजर खोलना पड़ेगा। बुक डेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, एन ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग 2 लाख was sold for 65,000 causing a loss of 6,000, लॉस में बेचा है। One imported machine and some stock of another farm 2,80,000 respectively purchased for a consideration of 3 lakh paid for in fully paid equity shares। किसी कंपनी का स्टॉक और मशीन खरीदा है और पैसा शेयर से पेमेंट किया है 3 लाख रुपया। डिविडेंड 12% पेमेंट हुआ है और टैक्स लायबिलिटी 2010 का सेटल हुआ है, 38,000 रुपीज देना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी 2010 का। ठीक। डिबेंचर इशू हुआ 8% डिस्काउंट में। डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट का, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट पेमेंट करना है बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पे 14,000 रुपया, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट देना है 3,000। अपना ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2011 में। चलिए, कंपनी का नाम क्या है? टेक्नो इंडिया। एकदम ऊपर में लिखिए
कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ टेक्नो इंडिया। डेट डालिए 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2011। लेजर कुछ हम लोग को बनाना है। लेजर में हम लोग क्या क्या लेजर बनाएंगे ध्यान दीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाना पड़ेगा, डिबेंचर का लेजर बनाना पड़ेगा, डिबेंचर अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डिबेंचर था 9% डिबेंचर। अच्छा, गुडविल का भी लेजर बनेगा, फिक्स्ड एसेट का भी लेजर बनेगा। गुडविल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट, अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, उसके लिए भी हम लोग लेजर बना के रख रहे हैं क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है, डिस्काउंट भी फिक्टिशियस एसेट है, तो उसके लिए लेजर एक बना के रखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और एज सच लेजर देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। प्लांट का तो फिक्स्ड एसेट में हो जाएगा, स्टॉक मशीन का भी फिक्स्ड एसेट में हो जाएगा, डिबेंचर का तो लेजर ऑलरेडी खोले हैं। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगा तो बाकी का लेजर हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग बैठाना शुरू करते हैं। अच्छा, शेयर कैपिटल का लेजर खोलना पड़ेगा क्योंकि ये जो किसी कंपनी का मशीन और स्टॉक खरीदे हैं, पेमेंट हुआ है, शेयर से पेमेंट हुआ है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का एक लेजर लगेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेजर आप आगे पीछे बना सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बैठाना है, बाई बैलेंस बीडी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है 5,50,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 8,50,000 है। इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 5,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 8,50,000। नेक्स्ट, रिजर्व सरप्लस, इसका नोट है नोट 1। नोट में चलिए, रिजर्व सरप्लस का देखिए ओपनिंग है 1,15,000 और क्लोजिंग है 1,04,000। ओपनिंग 1,15,000, क्लोजिंग 4। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है तो रिजर्व सरप्लस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीट करेंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं देगा तो रिजर्व सरप्लस को आप प्रॉफिट एंड लॉस मान लेंगे। तो देखिए रिजर्व घट रहा है, 1,15,000 से
1,04,000 हो जा रहा है, 11,000 घट रहा है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मान लीजिए अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट, घटता है तो लॉस। तो ये लॉस का अमाउंट है 11,000 रुपया। कहाँ आएगा? पार्ट ए का एकदम स्टार्टिंग में आता है। नेट प्रॉफिट के जगह नेट लॉस लिखिएगा और 11,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस डालिएगा। नेट प्रॉफिट के जगह नेट लॉस लिखिएगा, 11,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस डालिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए फिक्टिशियस एसेट, वही है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसी का नाम दिए हैं, फिक्टिशियस एसेट का ही नाम दिए हैं। आप नाम लिख के रख सकते हैं अपना समझने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका लेजर खोले हैं क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है, वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। ओपनिंग 12,000 और क्लोजिंग 14,000 दिख रहा है। लायबिलिटी है ये, एसेट है ये। ओपनिंग 12,000, क्लोजिंग 14,000, फिक्टिशियस एसेट है ये। तो चलिए, टू बैलेंस बीडी 12,000 रुपया। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। बाई बैलेंस सीडी 14,000 रुपया। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। नेक्स्ट, रिजर्व सरप्लस का हो गया काम। डिबेंचर का लेजर खोले हैं, 9% डिबेंचर। ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख। ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, 9% डिबेंचर। लायबिलिटी है ये, ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 4 लाख। ओपनिंग लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। डिबेंचर के बाद ट्रेड पेबल, उसका नोट है, नोट नंबर 2 में चलिए। अकाउंट पेबल मतलब ये हो गया आपका क्रेडिटर्स और बिल पेबल का अमाउंट। करंट लायबिलिटी में आता है ये। तो देखिए 90,000 से 1 लाख हो गया, यानी 10,000 रुपया इंक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी का इंक्रीज पार्ट ए में ऐड होता है। एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज पार्ट ए में ऐड होता है। ये देखिए, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी पार्ट ए में ये ऐड होता है। तो चलिए, पार्ट ए में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां पर ऐड होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ₹10,000 डालते हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड पेबल के बाद अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल एक ही चीज है, आप अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ओपनिंग में 30,000, क्लोजिंग में नील, मतलब डिक्रीज हो गया। ये भी करंट लायबिलिटी है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पार्ट ए में लेस होता है। फॉर्मूला में देख लीजिए एक बार, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पार्ट ए में लेस होता है। तो चलिए, पार्ट ए में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करना है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 30,000 रुपया का डिक्रीज हुआ था। बैंक ओवरड्राफ्ट का काम लास्ट में करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के संग, उसको छोड़ के रखिए, उसको भी मत डालिए। कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट का काम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट, टैक्स प्रोविजन, इसका लेजर खोले हैं। ओपनिंग 35,000, क्लोजिंग 46,000। चलिए, ओपनिंग 35, क्लोजिंग 46। बाई बैलेंस बीडी, ये लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। बाई बैलेंस बीडी 35,000, टू बैलेंस सीडी 46,000। नेक्स्ट, हम लोग का लायबिलिटी देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट लग दिए हैं, वो लास्ट में करेंगे हम लोग। फिक्स्ड एसेट, इसका नोट है, आ जाइए नोट में। ये देखिए,
फिक्स्ड एसेट और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन दोनों का लेजर खोले हैं। ओपनिंग है 6,20,000 और क्लोजिंग है 7 लाख। फिक्स्ड एसेट ओपनिंग है 6,20,000, क्लोजिंग है 7 लाख। ओपनिंग है 6,20,000, क्लोजिंग है 7 लाख। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन 1,80,000 and 70,000, 1,80,000 and 70,000, 1,80,000 and 70,000। प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन लायबिलिटी है 1,80,000 और 70,000। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 70,000। बाई बैलेंस बीडी 1,80,000, टू बैलेंस सीडी 70,000। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद गुडविल 80,000 90,000। गुडविल का लेजर खोलना पड़ेगा क्योंकि किसी कंपनी का एसेट खरीदे हैं हम लोग, वहां गुडविल हिडन है। देख लीजिए कैसे समझेंगे। एसेट का प्राइस था 2,80,000, 2,80,000, लेकिन पेमेंट किए हैं 3 लाख। यहाँ गुडविल हिडन है, तो गुडविल के लिए हम लोग को एक लेजर खोल लेना है। 80,000 और 90,000 इसका बैलेंस है। 80,000 90,000। एसेट का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में जाएगा, आप जानते ही हैं। टू बैलेंस बीडी 80,000 बाई बैलेंस सीडी 90,000। नेक्स्ट, गुडविल हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट 1,20,000 1,20,000, इसके लिए लेजर खोलने का जरूरत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अमाउंट सेम है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर एडजस्टमेंट होगा। शुरू में 2,80,000 है और एंड में 4,40,000 है। अब किसी और कंपनी का इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो उसके लिए वो एडजस्टमेंट जब डालेंगे तो उस समय इसको भी हम लोग डालेंगे। इसको अभी मत डालिए। कोई और कंपनी का भी स्टॉक खरीदा है, उसका काम इसके संग होगा, इसको अभी मत डालिए। जब हम लोग वो एडजस्टमेंट डालेंगे उस समय ये इन्वेंट्री का अमाउंट डालेंगे, याद रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल का वर्किंग से बुक डेट यानी संडी डेटर 1,25,000 1,75,000 तो बढ़ गया 50,000। संडी डेटर इंक्रीज किया। करेंट एसेट का इंक्रीज पार्ट ए में लेस होता है। ये देखिए, इंक्रीज इन करेंट एसेट पार्ट ए में लेस होता है और डिक्रीज इन करेंट एसेट पार्ट ए में ऐड होता है। तो चलिए, इंक्रीज इन बुक डेट पार्ट ए में लेस होगा। बुक डेट 50,000 रुपया, 80,000। देखिए 1,25,000 से 1,75,000 हो गया, 50,000 रुपया इंक्रीज कर गया। प्रीपेड भी इंक्रीज कर गया, 8,000 से 15,000 हो गया, यानी 7,000 यहां भी इंक्रीज हुआ। ठीक, आगे सुनिए। अब प्रीपेड हो गया, 8 से 15 हो गया तो 7,000 इंक्रीज कर गया। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, एक ओल्ड प्लांट था, सारा एडजस्टमेंट हो गया है। देख ले एक बार। हाँ, कैश का पैसा तो लास्ट में डालेंगे, कैश बैंक ओवरड्राफ्ट भी छोड़ के रखे हैं और इन्वेंट्री का काम छोड़ के रखे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के संग उसको डालेंगे। देखिए, नोट्स भी सारा बैठा लिए हैं हम लोग। एक पुराना प्लांट था जिसका प्राइस था 2 लाख, बेचा है 65,000 में, लॉस हुआ है 6,000। चलिए इसका प्रॉफिट लॉस हम लोग को कैलकुलेट करना है। वर्किंग्स में आ जाइए। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट।
कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कॉस्ट कितना था, 2 लाख रुपीज था। सेल हुआ है 65,000 में। इसका डिप्रिशिएशन कितना हुआ है पता नहीं है, पता चल जाएगा अभी। इसका WDV कितना था वो भी नहीं पता है। सेल हुआ है, सोल्ड कितना में सेल हुआ है, 65,000 में सेल हुआ है। और लॉस हुआ है यहां पर 6,000 का लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। अच्छा, लॉस हुआ है 6,000 रुपया का। तो अब हम लोग बैक कैलकुलेशन मेथड में जाते हैं। WDV हम लोग कैसे पता लगाएंगे, इसका मतलब WDV जो इसका जो रिटेन डाउन वैल्यू था उससे कम प्राइस में ये सेल हुआ है, तभी तो लॉस हुआ है। यानी जो प्राइस था उससे कम में सेल हुआ है। तो WDV कितना था, 65,000 प्लस 6,000, यानी प्राइस था उसका 71,000। 71,000 का सामान 65,000 में सेल किया है, तो लॉस हो गया है 6,000। तो फिर से कंसेप्ट समझ लीजिए, ये WDV पता नहीं था, इतना पता था सेल हुआ है 65,000 में और 6,000 का लॉस हुआ है। इसका मतलब जो प्राइस था उससे कम प्राइस में सेल हुआ है, प्राइस इससे ज्यादा था। कितना था, 65 के संग 6,000 प्लस कर दिए, पता चल गया प्राइस था इतना 71,000, उसको बेचा है 65,000 में, तो 6,000 का लॉस हुआ है। अब डिप्रिशिएशन कैसे पता चलेगा, 2 लाख रुपया कॉस्ट और WDV 71,000, तो डिप्रिशिएशन आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, 2 लाख रुपया से आप 71,000 WDV माइनस कर दीजिए, 1,29,000 आ रहा है इसका डिप्रिशिएशन, जो एसेट सेल हो गया उसका डिप्रिशिएशन। सबसे पहले हम लोग सेल का एंट्री डालते हैं, उसके बाद लॉस। ऐसा नहीं आप आगे पीछे डाल सकते, बट ये ऑर्डर हम लोग शुरू से मेंटेन कर रहे हैं। सेल का एंट्री, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है फिक्स्ड एसेट, तो पार्ट बी में ऐड होता था। देखिए फॉर्मूला में देख लीजिए, पार्ट बी में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड होता है। तो प्लांट सेल हो रहा है, प्लांट कितना में सेल हो रहा है, 165,000 में सेल हो रहा है, पार्ट बी में ये ऐड होगा। चलिए पार्ट बी में सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट 65,000। और एक बार जनरल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट 65,000 में सेल हुआ, 65,000 बैठा दीजिए, डबल एंट्री हो गया इसका। नेक्स्ट, इसके बाद लॉस का एंट्री, लॉस का एंट्री 6,000 दो बार आएगा। सबसे पहले एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है लॉस, डेबिट साइड में प्रॉफिट। तो क्रेडिट में जाइए, एसेट अकाउंट का क्रेडिट में डालिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस का एंट्री डालिए 6,000 रुपया, ये लॉस का अमाउंट है। और एक बार ये जाएगा पीएल का डेबिट में, और पीएल का डेबिट में आने का मतलब होता है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया। ये देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग ऐड होता है। चलिए नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 6,000 रुपीज। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन था, जो एसेट सेल हो गया उसका लाइफ टाइम डिप्रिशिएशन हम लोग प्रोविजन मेथड से बना रहे हैं। तो प्रोविजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिप्रिशिएशन का अमाउंट है, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट है, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन से निकाल के एसेट अकाउंट में भेज देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन का डेबिट साइड में आएगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 1,29,000, ये हुआ डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट सोल्ड, डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट सोल्ड। और एक बार कहां जाएगा, फिक्स्ड एसेट का क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट 1,00,000
29,000। नेक्स्ट, उसके बाद तीनों ट्रांजैक्शन हो गया, यानी हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 1 में और कुछ नहीं है, देख लीजिए एडजस्टमेंट नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट। बी नंबर, एक मशीन, 1 इंपोर्टेड मशीन और एक स्टॉक ऑफ अनदर फार्म, किसी और बिजनेस का 2 लाख रुपया मशीन का प्राइस, स्टॉक का प्राइस 80,000 रुपया रेस्पेक्टिवली, वेर परचेस्ड फॉर ए कंसीडरेशन ऑफ 3 लाख। किसी और कंपनी का ये दो सामान खरीद लिया है, मशीन और स्टॉक, 3 लाख में खरीदा है और पेमेंट किया है शेयर में। इसका जर्नल एंट्री हम लोग को शो करना है वर्किंग्स में। आ जाइए वर्किंग्स में, वर्किंग का नाम दीजिए परचेस कंसीडरेशन, परचेस कंसीडरेशन। इसका 2 जर्नल एंट्री होता है। पहला जर्नल एंट्री, आप क्या क्या खरीद रहे हैं। मशीन खरीद रहे हैं, एसेट कम्स इन डेबिट, मशीन आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन का प्राइस था 2 लाख रुपया। स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक का प्राइस था 80,000 रुपया। वेंडर के संग आपका सौदा हुआ था, 3 लाख रुपया उसको शेयर में पेमेंट कीजिए। इसमें आएगा परचेस कंसीडरेशन, सौदा का पैसा 3 लाख रुपया। तो आप जितना रुपया का सामान खरीद रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं, 20,000 रुपया आप ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा दीजिएगा तो गुडविल, कम दीजिएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो ये आ गया गुडविल, इसीलिए हम लोग गुडविल का लेजर भी खोले थे। गुडविल आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, ध्यान रखिए, अकाउंट डेबिट। ये हुआ परचेज का जर्नल एंट्री। अब पेमेंट का जर्नल एंट्री, वेंडर को आप सौदा का पैसा जो 3 लाख तय हुआ है वो चुकाना पड़ेगा। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का पैसा कितना है 3 लाख, आप रुपया ना देकर उसको शेयर दे रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख रुपया का शेयर दिए। अब इसको हमको पोस्ट करना है, इसको हमको डालना है। मशीन किस में आएगा, फिक्स्ड एसेट में। मशीन का डेबिट में चलिए, मशीन का डेबिट में वेंडर कैंसिल हो गया, ये क्रेडिट वेंडर 3 लाख, डेबिट वेंडर। तो मशीन, स्टॉक, गुडविल और बचा इक्विटी शेयर कैपिटल। मशीन का डेबिट में 2 लाख रुपया, मशीन हो गया फिक्स्ड एसेट, डेबिट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल नाम से डालेंगे। टू वेंडर का भी लेजर खोल के कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही करते हैं और बढ़ाते नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मशीन लिए आप 2 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में इसका डबल एंट्री जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट, बाई मशीनरी अकाउंट 2 लाख रुपया। ठीक, स्टॉक, स्टॉक लिए उस कंपनी का 80,000 रुपया। देखिए तभी बताए थे स्टॉक का एंट्री एक संग डालेंगे। यहां पर देखिए हम लोग का जो इन्वेंट्री था सम्स में, ध्यान दीजिएगा जरा, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ये फंड फ्लो में भी आता है। इन्वेंट्री था 2,80,000 और 4 लाख था। तो किसी और कंपनी का हम 80,000 का स्टॉक लिए हैं, यानी मेरा स्टॉक के अंदर किसी और कंपनी का स्टॉक आ गया है। और ये ट्रांजेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। साल के दौरान जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो ओपनिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो क्लोजिंग में रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब वो जो किसी और कंपनी का 80,000 का स्टॉक हम परचेस कर लिए हैं वो मेरा ओपनिंग स्टॉक के अंदर नहीं है, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो ओपनिंग के अंदर शामिल नहीं होता है, वो क्लोजिंग के अंदर शामिल होता है। मतलब ओपनिंग में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्लोजिंग में रिफ्लेक्ट करता है। यानी ये जो 4,40,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो हमको दिख रहा है, इसके अंदर वो जो किसी और कंपनी का स्टॉक लिए हैं वो पैसा है 80,000, तो उसको पहले निकालना है क्योंकि हमको मेरा वाला स्टॉक लेना है। 4,40,000 में से आप 80,000 माइनस कर दीजिए, 3,60,000, एक बार माइनस करके देख लीजिए। 4,40,000 माइनस 80,000, 3,60,000 रुपया आया। अब आप कंपेयर कीजिए, ये आपका एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक और आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 2,80,000, 2,80,000, तो इंक्रीज कर गया। ओपनिंग से क्लोजिंग में देखिए बढ़ा है, लेकिन 4,40,000 के संग कंपेयर मत कीजिएगा।
4,40,000 के अंदर किसी और कंपनी का स्टॉक घुसा हुआ है, कंपेयर किसके संग कीजिएगा, उसका स्टॉक निकाल के 3,60,000 के संग। 2,80,000 से 3,60,000 हो गया, ओपनिंग 2,80,000, क्लोजिंग 3,60,000। तो यहां पर बढ़ गया मेरा स्टॉक, कितना बढ़ गया, मेरा 80,000 का स्टॉक बढ़ गया। माइनस कर दीजिए 3,60,000 से 2,80,000, 80,000 का स्टॉक इंक्रीज कर गया। करेंट एसेट का इंक्रीज पार्ट ए में लेस होता है। पार्ट ए में चलिए करेंट एसेट का इंक्रीज लेस करना है, ये रहा इंक्रीज इन स्टॉक। यहां पर आप दिखा लीजिए जरूर कैसे ये आया। 4,40,000 में से 80,000 आपने माइनस किया था। 4,40,000 माइनस 80, 4,40,000 में से 80,000 का स्टॉक जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर किसी और कंपनी का घुसा हुआ था, वहां से मैंने माइनस किया। 3,60,000 आया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 2,80,000। ये 4,40,000 से 80,000 माइनस करके आया 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 3,60,000 और ओपनिंग स्टॉक मेरा 2,80,000, यानी मेरा ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज किया है, तो करेंट एसेट का इंक्रीज हो गया 80,000 रुपीज। और एक बार बैठाना है अकॉर्डिंग टू जर्नल। जर्नल के हिसाब से देखिए, जर्नल के हिसाब से स्टॉक डेबिट हो रहा है, 80,000 रुपया स्टॉक डेबिट हो रहा है। अच्छा, तो स्टॉक का काम तो वहां कर दिए, वेंडर कैंसिल हो गया। और एक बार कहा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट में आएगा, बाई स्टॉक। इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट में बाई स्टॉक 80,000 रुपया, बाई स्टॉक 80,000। डबल एंट्री हो गया, एक बार क्लोजिंग स्टॉक से उसको एडजस्ट कर दिए, एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल में आ गया। नेक्स्ट गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, इक्विटी शेयर कैपिटल का क्रेडिट में जाइए, बाई गुडविल अकाउंट 20,000 रुपया डालिए, 20,000 रुपीज डालिए। और एक बार गुडविल अकाउंट में जाएगा, गुडविल का भी लेजर हम लोग खोले हैं, गुडविल का डेबिट में जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपया डालिए, नहीं 20,000 रुपया डालिए, 20,000। ये हम लोग का एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। नंबर 3, डिविडेंड 12% पेमेंट करना है और टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड हुआ है कि 38,000 हमको देना है। अच्छा, डिविडेंड ये जो 12% पेमेंट करना है, डिविडेंड हमेशा ओपनिंग अमाउंट पे पेमेंट होता है। आपका इक्विटी शेयर का जो ओपनिंग अमाउंट होगा उसी पे पेमेंट होगा। तो इक्विटी शेयर का आपका ओपनिंग अमाउंट है 5,50,000, उसी पे निकालिए। 5,50,000 का 12% निकालिए, 12%, 66,000 आ रहा है। ओपनिंग अमाउंट पे ये पेमेंट होगा, ऑलवेज ओपनिंग अमाउंट पे। फिर मैं दिखा दूं, देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। डिविडेंड पेमेंट करना है 12%, ये ओपनिंग अमाउंट पे, इक्विटी शेयर का ओपनिंग अमाउंट पे पेमेंट होता है। इक्विटी शेयर का ओपनिंग अमाउंट आपका था, ये देखिए, इक्विटी शेयर का ओपनिंग अमाउंट था 5,50,000। 5,50,000 का 12% होता है 66,000। डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, ये कहाँ जाता है, फॉर्मूला में देख लीजिए। एक बार पार्ट सी में ये लेस आता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलिए तो पार्ट सी में चलिए, लेस करना है हम लोग को पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पार्ट सी में जाइए, लिखिए लेस डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, दिखा लीजिए 5,50,000 का 12%, 66,000, 66,000, 5,50,000 का 5,50,000 का 12%, 66,000। और एक बार कहां जाएगा, प्रोपोज डिविडेंड का तो लेजर खुला नहीं है, तो कहां जाएगा, पीएल का डेबिट में जाएगा। और पीएल का डेबिट में जाने का मतलब होता है, ये देखिए, डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में वो आपका, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में वो आपका ऐड हो जाएगा, पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग ऐड हो जाएगा। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड 66,000 हो गया। नेक्स्ट आगे क्या बोला था, देखिए आगे बोला था
टैक्स लाइबिलिटी सेटल हो गया है, 38,000 रुपया देना पड़। टैक्स लाइबिलिटी सेटल्ड मतलब आपको 38,000 देना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर खोले हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में आ जाइए। टैक्स पेमेंट कहाँ आता है? डेबिट में। कुछ नहीं बोलने से ये ओपनिंग अमाउंट पेमेंट होता है, बट यहाँ बोल दिया है कि 38,000 आपको पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट 38,000। और एक बार ये कहा जाता है पार्ट ए में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद ये लेस होता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद ये लेस होता है। मिडिल कॉलम में डालिएगा टैक्स पेड 38। पहले भी हम लोग सम्स में किए हैं, पहले का सम्स में भी मिलेगा आपको 38,000। नेक्स्ट अगला एंट्री देखिए, ये पॉइंट हो गया डी नंबर, डिबेंचर इशू हुआ था 8% डिस्काउंट में। चलिए इसका जर्नल दिखा देते हैं। वर्किंग का नाम दे दीजिए इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इशू हुआ है, डिबेंचर इशू हुआ है, कैसे पता चलेगा? डिबेंचर का बैलेंस देख के आपको पता चल जाएगा। देखिए डिबेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना है डिबेंचर का 3 लाख 4 लाख, यानी 1 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है, बट ये डिस्काउंट में इशू हुआ है। चलिए इसका जर्नल शो करते हैं, जर्नल दिखा लीजिएगा इसका। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर अकाउंट, to 9% डिबेंचर अकाउंट, to 9% डिबेंचर अकाउंट। 1 लाख रुपया फेस वैल्यू है। अच्छा देखिए यहाँ पर डिबेंचर जो इशू हुआ है 8% डिस्काउंट में इशू हुआ है। इसका मतलब 1 लाख का डिबेंचर में 8,000 रुपया, 1 लाख का 8% कितना होगा? 8,000 होगा, डिस्काउंट है तो आपको मिला कितना? 92,000। क्लियर? डिबेंचर इशू होके 92,000 मिला। तो डिबेंचर अकाउंट तो आप खोले हैं, डिबेंचर अकाउंट में बाई बैंक बाई डिस्काउंट चलिए डालते हैं। डिबेंचर अकाउंट में चलिए, डिबेंचर अकाउंट में डालिए बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट कितना डालिए? 92,000। बाई डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डालिए, बाई डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डालिए 8,000। इसका डबल इफेक्ट कहां जाएगा? ये जो बैंक है ये इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर कहां जाता है? पार्ट सी में ये ऐड होता है, फॉर्मूला में देख लीजिए एक बार। पार्ट सी में इशू ऑफ डिबेंचर ऐड होता है, ये देखिए इशू ऑफ डिबेंचर पार्ट सी में चलिए ऐड होगा, ये पार्ट सी में इशू ऑफ डिबेंचर्स। $92,000 ध्यान रखिएगा। और ये डिस्काउंट कहां जाएगा? वो जो हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का लेजर खोले हैं, फिक्टिशियस एसेट है, डिस्काउंट भी एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है। तो डिबेंचर का क्रेडिट में बाई फिक्टिशियस एसेट, तो फिक्टिशियस एसेट का डेबिट में जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स कितना पैसा है? पैसा है 8,000। इसका भी डबल इफेक्ट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट डिबेंचर पॉइंट नंबर सी हो गया। हाँ पॉइंट नंबर डी नहीं, पॉइंट नंबर डी का डी चल रहा था ना, डिबेंचर इशू हुआ 8% डिस्काउंट में, ठीक है। डिविडेंड मिला है, इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मिला है कितना? 14,400। पहले ये करते हैं, डिविडेंड मिला, ये मेरा पार्ट बी में ऐड होता है, देख लीजिए पहले फॉर्मूला में देखिए, पार्ट बी में ये देखिए डिविडेंड रिसीव्ड पार्ट बी में ऐड होता है, पार्ट बी में डिविडेंड रिसीव्ड ऐड होगा। कितना मिला है डिविडेंड? चेक कीजिए, डिविडेंड देखिए कितना मिला है, डिविडेंड मिला है 14,400 रुपया। पार्ट बी में ऐड होगा, ये पार्ट बी में चलिए डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 14,400 रुपया। और एक बार कहां आएगा? और एक बार आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, और एक बार ये आएगा, इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आने का मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चला गया। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चला गया। पार्ट ए में नेट प्रॉफिट से ये लेस होगा, पार्ट ए में चलिए नेट प्रॉफिट से ये लेस होगा।
डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड 14,400। नेक्स्ट अगला एंट्री दे रहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है 3,000 रुपया। इंटरेस्ट पेड कहां आता है, पार्ट सी में लेस होता है, देख लीजिए फॉर्मूला में, ये देखिए पार्ट सी में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस होता है। तो चलिए पार्ट सी में, चलिए पार्ट सी में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस होगा, लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट 3,000 रुपया था, इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 रुपया। और एक बार इंटरेस्ट पेड कहाँ आता है, पीएल का डेबिट में आता है। पीएल का डेबिट में आने का मतलब है यहाँ आता है खर्च नहीं है, पीएल का डेबिट में आने का मतलब है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का कैटेगरी में आ गया। क्यों, ये तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन, सब सेम कैटेगरी का है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो एक तरह का लोन ही है, तो जितना तरह का इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हैं वो पीएल का डेबिट में आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया, यानी पार्ट ए में ये नेट प्रॉफिट के संग ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 रुपया। सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट। डिबेंचर का सिर्फ डाल देते हैं वरना दिमाग से निकल जाएगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट था, देखिए परसेंटेज था, ये देखिए 9%, ओपनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, 3 लाख का 9% 27,000। दो बार कहां बैठेगा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएगा। तो चलिए पार्ट ए में नॉन ऑपरेटिंग में आ जाइए, 27,000 रुपया डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट 27,000 रुपया आएगा, 27,000। और एक बार पार्ट ए सी में लेस होता है, ये देखिए पार्ट सी में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेस होता है, तो पार्ट सी में चलिए, पार्ट सी में ये लेस होगा, लेस डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट 27,000 रुपया डालिए, डिबेंचर इंटरेस्ट 27,000 रुपया डालिए, हो गया। अब हम लोग सब लेजर एक एक करके क्लोज करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच कर गया, 1,50,000 दोनों साइड मैच कर दीजिए, इसका 8.5 लाख मैच कर गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट का टोटल बड़ा है 20,000 रुपया, क्रेडिट में 14,000 है, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है 6,000, इसको बोलते हैं रिटेन ऑफ। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में राइट ऑफ होता है, ये इसको बोला जाता है रिटेन ऑफ। ये जाएगा पीएल का डेबिट में, और पीएल का डेबिट में जाने का मतलब हुआ ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया। देख लीजिए, ये देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ, ये सब पीएल का डेबिट में जाता है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ आता है, पार्ट ए में ऐड होता है, लिखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ 6,000 रुपीज। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को क्लोज कीजिए, 1,99,000 टोटल है, 1,99,000 टोटल है। 1,99,000 से 1,80,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 19,000 आएगा। हाँ, ये क्या आ गया, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया, ये करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस ट्रांसफर्ड, बैलेंस ट्रांसफर्ड। ये कहाँ जाएगा, पीएल का डेबिट में। पीएल का डेबिट में जाने का मतलब क्या हो गया, पीएल का डेबिट में जाने का मतलब हो गया, ये देखिए ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया। तो पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग ये ऐड होगा। पार्ट ए में चलिए नेट प्रॉफिट के संग डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया था, डिप्रिसिएशन 19,000 आया था। हाँ, डिप्रिसिएशन का अमाउंट पार्ट ए में, डिप्रिसिएशन
19,000 रुपीज, 19,000 रुपीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन क्लोज हो गया ना। चलिए फिक्स्ड एसेट को क्लोज करते हैं। डेबिट का टोटल तो कितना आ रहा है, 8,20,000 आ रहा है। क्रेडिट का टोटल करके देखते हैं, 65,000 प्लस 6,000 प्लस 1,29,000 प्लस 7 लाख, 9 लाख रुपीज आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। ये बड़ा है टोटल, 9 लाख। डेबिट का आप माइनस करिए 8,20,000, तो डेबिट में आ रहा है आपका 80,000, 80,000 रुपया डेबिट में आ रहा है। टू डेबिट में आने का मतलब परचेज, क्रेडिट में आने का मतलब सेल। टू बैंक अकाउंट परचेज, बैलेंसिंग फिगर आएगा ये परचेज टू बैंक अकाउंट 80,000। फिक्स्ड एसेट परचेज, फिक्स्ड एसेट परचेज हो रहा है 80,000 रुपया। फिक्स्ड एसेट परचेज पार्ट बी में लेस होता है, ये देखिए फॉर्मूला में देख लीजिए, पार्ट बी में लेस होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये देखिए पार्ट बी में चलिए लेस होगा, लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 80,000 रुपीज। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट का लेजर क्लोज, गुडविल का लेजर क्लोज करेंगे। डेबिट का टोटल 1 लाख, क्रेडिट का है 90,000, माइनस करके 10,000। अभी बताया था गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट क्रेडिट में आ रहा है, दैट मीन्स वो राइट ऑफ हो रहा है पीएल के अगेंस्ट में, रिटर्न ऑफ। बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, रिटर्न ऑफ ओ डबल एफ, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा जरूर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। हाँ, और एक बार ये कहां जाएगा, ये जाएगा पीएल का डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। पीएल का डेबिट में जाने का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया। पीएल का डेबिट में जाने का मतलब हो गया ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ गया, तो ये पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग ऐड हो जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ ओ डबल एफ 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, गुडविल का लेजर क्लोज, 10,000 रुपीज रिटर्न ऑफ आया, पीएल का डेबिट में गया, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को क्लोज कीजिए, 38,000 प्लस 46,000 कितना हो गया, 84,000। 84,000 क्रेडिट में माइनस कीजिए, 35,000 माइनस कीजिए, माइनस 35,000 कितना आया, 49,000। ये जो 49,000 आया ये भी पीएल में ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर्ड, बैलेंस ट्रांसफर्ड। देख लीजिए पीएल का डेबिट में आता है ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये रहा, यानी पार्ट ए में नेट प्रॉफिट के संग ये ऐड होगा। पार्ट ए में चलिए नेट प्रॉफिट के संग ये ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 49,000 रुपीज। नेक्स्ट, अब डिबेंचर को क्लोज कीजिए, बोथ साइड इसका मैच कर जा रहा है, 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया बोथ साइड इसका मैच कर गया। नेक्स्ट, अब पार्ट ए को क्लोज करना है, ये ऐड का सारा आइटम जोड़ के आप बाहर दीजिए, 6,000 प्लस 66,000, 3,000 and 27,000, that means 30,000, 6,000, 19 and 10, 29,000, 49,000, ये टोटल आया 1,86,000।
1,86,000, उसमें से 11,000 माइनस, नेगेटिव फिगर है, हाँ अगर ये पॉजिटिव होता तो प्लस हो जाता, दोनों माइनस कीजिए 11,000, you will get 1,75,000 positive balance, 1,75,000 positive, 14,400 नेगेटिव अमाउंट बाहर जा रहा है, माइनस करना है, ये माइनस कर दीजिए आप, 14,400 माइनस करके आएगा 1,60,600, ये बिल्कुल आप डालिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के सामने। इसके बाद 10,000 फिर बाहर निकालिए, इसको ऐड करना है, 10,000 इसके संग ऐड कर लीजिए, 1,60,600 के संग 10,000 ऐड कर लीजिए, 1,70,600, ठीक है। अब माइनस का कुछ आइटम है, इसको भी बाहर लीजिए, 50 एंड 30 80 80 80 160 160 1,67,000 माइनस कीजिए, 1,70,600 से माइनस कीजिए 1,67,000, आपका आ रहा है 3,600। ये क्या आ रहा है, कैश जनरेटेड आ रहा है, कहाँ गया 3,600, कैश जनरेटेड आ गया, ये पॉजिटिव बैलेंस आया, ठीक। ये 1,67,000 आप माइनस कर रहे हैं, लेस लिखा है ना इसलिए माइनस कर रहे हैं, उसमें से 38,000 और माइनस होगा, मेरा यहाँ पॉजिटिव अमाउंट था 3,600, उसमें से अगर मैं 38,000 माइनस करता हूं तो मेरा नेगेटिव आएगा 34,400 नेगेटिव, पार्ट ए का फाइनल आंसर नेगेटिव 34,400, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट बी का दो आइटम ऐड का है, 65,000 प्लस 14,400, 79,400 और माइनस का एक ही आइटम है 80,000, तो इसका भी नेगेटिव आ गया, 80,000 आपको माइनस करना है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं माइनस समझाने के लिए, 80,000 माइनस करके नेगेटिव आ गया, इसका 600 रुपीज नेगेटिव आ गया, 600 नेगेटिव। नेक्स्ट इसका ओपनिंग अमाउंट कितना है 92,000, और इसका ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 66,000 प्लस 3,000 प्लस 27,000, 96,000 माइनस ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव 4,000 आ रहा है। पार्ट सी का फाइनल आंसर, तीनों पार्ट में नेगेटिव आया, 34,400 प्लस 600, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, प्लस 4,000, तीनों माइनस है तो साइन माइनस का ही रहेगा, यह आपका आ रहा है नेगेटिव 39,000। ये इंक्रीज के जगह पे आपको लिखना है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम लोग याद कीजिए कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा छोड़ के रखे थे, उसके लिए एक वर्किंग्स करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग, कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का अमाउंट, ये सब ऐड करेंगे, वहां से बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट रहा तो माइनस करेंगे। तो चलिए ये एक वर्किंग हम लोग को करना पड़ेगा, इस वर्किंग का नाम होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लास्ट वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 2010 2011 पहले कैश का बैलेंस कितना था देख लिया जाए। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55,000 और 46,000 था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55,000 46,000 ये था, यहां से लेस होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ध्यान दीजिएगा
ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में नहीं था, क्लोजिंग में 30,000 था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ से लेस होगा, ओपनिंग में नहीं है, नील, क्लोजिंग में है 30,000, लेस करना है इसको, तो इसका आ गया आपका 55,000 पॉजिटिव बैलेंस, इसका आ गया 16,000, ये भी पॉजिटिव बैलेंस। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आया मेरा 55,000, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग डालेंगे 55,000, ये पॉजिटिव है। हाँ 55,000 से हम लोग 39,000 माइनस करेंगे तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है 16,000, जो मेरा क्लोजिंग के संग मैच करना चाहिए। ये देखिए क्लोजिंग के संग हमारा मैच कर गया, इसका मतलब क्लोजिंग देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के संग मैच करना चाहिए, तो ये मैच कर गया, देख लीजिए क्लोजिंग के संग ये मैच कर गया, तो हमारा सवाल परफेक्ट बना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल को एग्जाम से पहले जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज तक के लिए यहीं तक, गुड डे एवरीवन।